आपका अपने चैनल पे पुनः स्वागत और अभिनंदन है। राजनीति विज्ञान का ये चैप्टर होगा जो अपनी पहली पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर होने वाला सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। इस चैप्टर में हम निम्न जो बिंदु हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पिछले चैप्टर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस की ये खूबसूरती है कि पहला जो चैप्टर है वो दूसरे से, दूसरा चैप्टर वो तीसरे से कोरिलेट है। तो एक को समझे बिना हम दूसरे को नहीं समझ सकते। तो पहला अपना चैप्टर था वो था द्विध्रुवीयता का अंत। द्विध्रुवीयता का अंत से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्या संबंध है। दूसरे में हम देखेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अर्थ क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर जो क्षेत्रीय संगठन हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या होता है, आसियान क्या है, यूरोपीय संगठन क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसियान के लिए वीडियो सेपरेट डाला हुआ है, यूरोपीय संगठन को भी समझाकर आपके लिए वीडियो सेपरेट डाला हुआ है। ये अपना तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम समझेंगे कि चीन एक आर्थिक ताकत के रूप में कैसे उभरता है, भारत और चीन के बीच तनाव के कौन से मुद्दे हैं, जापान एक आर्थिक ताकत के रूप में कैसे उभरता है। ये तीन बिंदु महत्वपूर्ण होंगे अपने, और पिछले जो कॉन्सेप्ट है द्विध्रुवीयता का अंत उससे को रिलेट करते हुए इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट आपका बचेगा नहीं, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया था और पूरे विश्व में अमेरिका का ही वर्चस्व स्थापित हो गया था। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसको कैसे समझें हम। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब है वो है सत्ता के एक अल्टरनेटिव जो पावर है उसका सेंटर स्थापित हो जाना। तो शीत युद्ध के बाद यूरोपीय संघ बना, आसियान बना, चीन ने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी, जापान ने अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाकर जो अमेरिका है उसका और उसका वर्चस्व है उसको चुनौती देने के लिए एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर अपनी शक्ति है उसके बल पर, आर्थिक ताकत के बल पर विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका जापान है वो निभा रहा है। तो अपना जो नेक्स्ट कंटेंट है ये इसी पे है कि चीन और जापान की अर्थव्यवस्था ने इतनी अधिक प्रगति कर ली थी जिसके आधार पे वो एक विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके बीच जो तनाव के मुद्दे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत की जो स्थिति है मैप में ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली है। तो भारत की स्थिति को आप मैप में देख पा रहे हैं, ये भारत है और भारत का जो ये पड़ोसी देश है ये चीन है, जो कि उत्तर की तरफ से भारत की जो सीमा है ये सीमा चीन से लगती है। चीन का ये यहाँ जो देश है ये जापान है। आसियान के बारे में हमने समझ लिया कि आसियान देश है, ये यूरोपीय यूनियन वाले देश हैं 27 देश, ये 10 देश आसियान के हैं, ये 27 देश यूरोपीय यूनियन के हैं। इन सब को हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इनकी जो ताकत का कारण था वो समझने का प्रयास हमने कर लिया। तो शीत युद्ध के दौरान यानी 1945 से 1991 के बीच सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन 1991 में आते आते सोवियत संघ का जो 15 देशों का ग्रुप था वो 15 देश बिखर जाते हैं, सोवियत संघ की विचारधारा कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये ध्रुव है ये समाप्त हो जाता है, यानी विघटित हो जाता है। समाप्त होने का मतलब विघटित हो जाता है। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में रूस आता है और सोवियत संघ कमज़ोर पड़ जाता है। अब सोवियत संघ की
जो जगह है वो भरने के लिए या शक्ति संतुलन करने के लिए, कहने का मतलब बैलेंस बनाने के लिए पावर का। अब अमेरिका एकमात्र विश्व में शक्तिशाली देश बचा था जिसका प्रभुत्व पूरे देश में कायम हो गया, यानी एकमात्र शक्ति ध्रुव के रूप में अमेरिका का प्रभुत्व या वर्चस्व जिसको कह सकते हैं वो कायम हो गया। तो इस शक्ति का संतुलन करने के लिए यूरोपीय देशों का एक सत्ता के वैकल्पिक अल्टरनेटिव पावर के रूप में उभार हुआ। इधर 10 देशों का आसियान ग्रुप बना। अब चीन ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ा ली। जापान भी एक आर्थिक रूप से मजबूत देश बन चुका था और जापान ने 1945 में परमाणु बम की विभीषिका झेली थी। ये हमने पढ़ लिया द्विध्रुवता का अंत वाले चैप्टर में। अब हम आगे चलते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति आप देख पाए कि चीन कहाँ पे स्थित है। भारत चीन के बीच तनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? ये तिब्बत है और ये भारत की जो सीमा है वो चीन से लगती है। व्यवस्था का उत्थान कैसे होता है? तो आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग थी। नियंत्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ अगर आपने समझ लिया कि क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं वो राज्य के नियंत्रण में हो। एक देश के उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं वो राज्य के नियंत्रण में हों, उसको कहते हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अब ये जो अर्थव्यवस्था है ये आज जो अर्थव्यवस्था है उससे कैसे भिन्न थी ये देखने का प्रयास करेंगे। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे होता है? तो साम्यवादी चीन की स्थापना 1949 में माओ ने की थी और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ और चीन की आर्थिक सफलता। कहने का मतलब उस समय जो अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, साम्यवादी मतलब एक पार्टी का शासन। चीन की जो सरकार थी वो एक पार्टी सिस्टम वाली सरकार थी। अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित थी, यानी राज्य के नियंत्रण में ही उत्पादन और वितरण के सभी साधन थे। इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो उदारवादी पूंजीवादी नहीं थी। चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम खुले द्वार की जो नीति है वो अपनाई गई, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था से खुले द्वार की नीति यानी उदारवादी पूंजीवादी इसको बोल सकते हैं। खुले द्वार की मतलब इसने अपने अर्थव्यवस्था के द्वार थे वो दूसरे देशों के लिए आयात निर्यात के लिए खोल दिए थे। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम निजीकरण की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। राज्य के नियंत्रण में होने वाली जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसका निजीकरण किया गया। निजीकरण किसकी विशेषता है? उदारवाद की। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी उदारवाद की पूंजीवाद की विशेषता है। अब चीन की अर्थव्यवस्था ने साम्यवादी रूप से समाजवादी रूप से उदारवादी अर्थव्यवस्था का रूप अपना लिया था। सीधे सीधे अर्थ में हम ऐसे बोल सकते हैं। रोजगार तथा सामाजिक कल्याण संबंधी अंतर भी अब आ चुका था। विदेशी निवेश भी आ चुका था, क्योंकि पहले जो अर्थव्यवस्था थी उसके द्वार बंद थे, अब उसको ओपन कर दिया, यानी उदार कर दिया, खोल दिया उसको। चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था खड़ा करने के लिए एक विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया था। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में विकसित देशों की तुलना में बहुत आगे निकल गया, लेकिन चीन की जो बढ़ती जनसंख्या है वो विकास के लिए समस्या बनी रही। कृषि परंपरागत तरीकों से होती थी, जिस कारण उद्योगों की जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो चीन में अब सुधार करने शुरू किए जाते हैं 1972 से। चीन में जो सुधार शुरू होते हैं वो 1972 से होते हैं। चीन ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए अमेरिका से संबंध बढ़ाने शुरू किए। कब किए? 1972 में। 1973 में एक और परिवर्तन किया गया चीन में कि चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग और सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो क्षेत्र था उसमें औद्योगिकरण
का प्रस्ताव रखा, औद्योगिकरण शुरू किया। 1978 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री देंग सियोंगपेंग ने आर्थिक सुधारों में खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी पूंजीवादी सिस्टम अपनाने की ओर चीन आगे बढ़ा। पूंजीवादी उदारवादी कब? 1978 में। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी खेती में उदारवाद को शुरू किया गया। 1998 में चीन ने उद्योगों में उदारवाद को अपनाया, पूंजीवाद को अपनाया। तो उदारवादी पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जो कि यूरोपीय कंट्रियों की थी, उदारवादी पूंजीवाद के आधार पे ही शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। अब चीन भी सोवियत विचारधारा का था, लेकिन चीन ने अपनी कृषि में निजीकरण अपनाया, 1978 में उद्योगों में निजीकरण को अपनाया और विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी स्थापित किए। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के अधिक सुधार के लिए 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का भी सदस्य बन जाता है। अब चीन में एक आर्थिक ताकत बनने की ओर प्रयास हुए और इसके आधार पर चीन आर्थिक ताकत बना भी, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, उनको भी देखना जरूरी है। नई अर्थव्यवस्था अपनाने से चीन में कौन सी समस्याएं उभरी? तो चीन में समाज के जो सभी सदस्य थे उन तक आर्थिक विकास का लाभ नहीं पहुंचा, सभी वर्गों को इसका फायदा नहीं पहुंचा। चीन भी पूंजीवादी तरीकों को अपनाया, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी यहाँ। और चीन में महिलाओं के जो रोजगार और काम करने की जो हालत थी वो अब दयनीय हो गई थी। गांव और शहर और तट और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोग थे, उनके बीच में भी अंतर बढ़ा। विकास की गतिविधियों में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था अपनाने से जो पर्यावरण था उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। चीन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा, ये इसके नकारात्मक पहलू रहे। अब भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे कौन से? तो चीन की स्वतंत्रता के बाद से कुछ समय के लिए दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण भी रहे और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का नारा दिया गया। ये नारा बहुत लोकप्रिय रहा नेहरू जी के काल में, लेकिन ये कुछ समय बाद ही कड़वाहट के रिश्तों में बदल गया था। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। किसको लेकर? तिब्बत के प्रश्न को लेकर। 1949 से पूर्व तिब्बत नाम मात्र के लिए चीन के अधीन था और आंतरिक और बाह्य रूप से वो पूर्ण स्वायत्त और स्वतंत्र देश के रूप में काम कर रहा था। तिब्बत के घनिष्ठ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध थे, वो भारत से थे और चीन के बीच बफर स्टेट का कार्य भी कर रहा था। चीन और भारत के बीच बफर स्टेट का मतलब होता है दो शक्तिशाली देशों के बीच एक ऐसा देश हो जो दो शक्तिशाली देश हैं वो सीधे नहीं भिड़ के अपने बफर स्टेट से उनको शांति बनाई रखी जा सके, उनके बीच में सीधे टकराने से बचाया जा सके, उसको कहते हैं बफर स्टेट। तो तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम कर रहा था, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़पने की नीति चालू कर दी और 1954 में चीन की सरकार ने तिब्बत पे अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। तिब्बतियों ने चीन की इस नीति का विरोध किया, लेकिन अत्याचार बढ़ते चले गए चीन के। लेकिन उसी समय जब अत्याचार बढ़े जनता पे, तो दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ले ली और भारत की इस कार्यवाही को चीन ने शत्रुता की संज्ञा दी और लांबा की भारत में उपस्थिति वर्तमान में भी चीन की परेशानी का कारण बता रहा है। वो मैकमोहन रेखा यानी सीमा रेखा है भारत चीन के बीच, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये भी ध्यान रखें आप, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत के साथ जो सीमा विवाद है वो भी ऐतिहासिक विवाद है। भारत मैकमोहन रेखा को तो मानता है, लेकिन चीन मैकमोहन रेखा है। जैसे कोई जब ये देश स्वतंत्र नहीं हुए थे, ब्रिटिश काल में बनाई हुई रेखा है, तो चीन इसको मानने से मना करता है और भारत की सीमा में घुसपैठ करता रहता है। और इसी को लेकर 1962 में भी भारत पे अचानक से आक्रमण कर दिया था और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, ये चीन ने अपने अधिकार में ले लिया। 1962 से लेकर 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध थे वो बिल्कुल नील रहे, यानी समाप्त हो गए। लेकिन 1981 के दशक के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताएं जारी रही।
सिक्किम का भारत में विलय। इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में सिक्किम को भारत में विलाकर उसे 22वां राज्य घोषित किया। कौन सा राज्य? 22वां। कब? 1975 में। चीन ने इसकी भी आलोचना की और इसके द्वारा जो प्रदर्शित मानचित्र थे उसमें भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। किसको? सिक्किम को। लेकिन 2005 से पुनः सिक्किम को भारत का भूभाग देने के लिए राजी हो गए और उसको मान्यता दे दी। तो ये विवाद तो दोनों देशों के बीच समाप्त हो गया। लेकिन पीछे कुछ समय बाद डोकलाम विवाद भी हुआ था। भारत की परमाणु परीक्षण जो नीति है उसका भी विरोध करता है चीन। तो 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। चीन ने इसका विरोध किया और अमेरिका के साथ मिलकर भारत की निंदा की। और चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि दक्षिणी एशिया में परमाणुओं की होड़ शुरू की जाएगी। तो ये एक जो गठबंधन जो परमाणु परीक्षण है ये सही नहीं है। ये साबित करने के लिए चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करवाने के लिए भारत पर दबाव डाला। तो भारत एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों में शामिल है, क्योंकि भारत एनपीटी को भेदभावपूर्ण संधि मानता है। चीन पाकिस्तान के बीच बढ़ती निकटता भी विवाद का कारण है, क्योंकि चीन पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने और मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी विकसित कर रहा ताकि भारत को घेरा जा सके, पाकिस्तान को सहयोग कर रहा और सभी तथ्य भारत के मन में चीन के प्रति संदेह पैदा करते हैं। 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। साथ ही भारत चीन सीमा के निकट बस्तियों को बसाने पे भी रोक थी, वो लगा दी। इससे भी संबंध बिगड़ गए थे और ये हमने देख लिया मोटा मोटा। चीन की महत्वाकांक्षी जो योजना है वन बेल्ट वन रोड की पीओके से होती गुजर रही है और इसके द्वारा भी वो भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से वैचारिक मुद्दों की तरफ पुनः व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हुए और बातचीत का दौर शुरू हुआ। 1988 में सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी चीन की यात्रा की थी। दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीक के परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए भी सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते हुए। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार के भी समझौते हुए। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं के संबंध में भी एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। तो अन्य मुद्दे भी हैं भारत चीन के बीच जो तनाव पैदा करते हैं। वो कौन से हैं? चीन नेपाल को भारत से अलग कर वहाँ सैनिक अड्डे बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, वह समय समय पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करता रहता है। वन बेल्ट वन रोड का भी भारत विरोध करता है जो कि पीओके से होकर गुजरेगी। चीन के साथ भारत के संबंधों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सुझाव दीजिए। तो आप क्या सुझाव देंगे? 12th के स्टूडेंट होने के लिए बोर्ड आपसे अपेक्षा करता है कि आप भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सांस्कृतिक संबंधों को सुधार कर, नेताओं का आवागमन बढ़ाकर ताकि बातचीत का दौर है वो जारी रहे, व्यापारिक संबंध बढ़ाकर, पर्यावरणीय सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण अपनाकर भी हम भारत चीन के संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। बातचीत द्वारा विवादों का समाधान किया जा सकता है। वैकल्पिक शक्ति के रूप में जापान की प्रभावकारी भूमिका। तो वैकल्पिक शक्ति के रूप में जापान अत्यंत प्रभावकारी भूमिका निभा रहा है, जिसका इन तथ्यों के माध्यम से हम बता सकते हैं। सोनी, पैनासोनिक, कुनैन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा। सोनी, पैनासोनिक, कुनैन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, जो जितने भी मौजूद ब्रांड हैं ये सब जापान के हैं, जो उसके उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद हैं और उनके लिए जापान है वो विश्व में जाना जाता है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम हैं, फिर भी वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। याद नहीं, आयात मतलब किसी और देश से मंगवाता है। इसके बावजूद भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से आर्थिक प्रगति की। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को परमाणु बम का शिकार होना पड़ा था। जापान 1964 से आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य बना हुआ। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही जी समूह
विकसित देशों का ग्रुप है G7 और उसका सदस्य है कौन? जापान। एशिया का एकमात्र देश है। आबादी के लिहाज से विश्व में 11वां स्थान है जापान का। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला जापान एकमात्र इकलौता देश था और जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन भी है। जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग तथा धमकी से काम करने के जो भी तरीके हैं वो जापान के लोग त्यागते हैं। जापान का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका केवल 1% है। फिर भी जापान का विश्व में 7वां स्थान है। कई शब्द हैं वो मिसप्रिंट हो जाते हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट अपना वीडियो है वो उसी पे होने वाला है।